एक स्पेशल टाइप का साइंस कांग्रेस इजाद किया गया 1993 में। इसकी बुनियाद पड़ी है असल में, तो इसका नाम है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। इसमें जिस लफ्ज पर मैं जोर दे दूंगा दैट इज चिल्ड्रंस। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? चिल्ड्रंस। क्यों? क्योंकि साइंस जो है ये कभी रास्ता चलते हुए आपका जहन कहीं जाएगा, आपका एक आइडिया आ गया तो आपकी जिंदगी इससे बदल सकती है। तो स्पेशली जो चिल्ड्रंस में अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठाओगे तो उसमें एक इंसान को हम किस पर बैठता था? बड़ा बैठ सकता है, छोटा ही बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि टीनेज जो होती है आइडिया से फुल होती है, और आपके आइडियाज जो होते हैं तो मगर खबर इसमें कुछ फॉग दिन तो यम आइडियाज सारी जाए। जब आप दुनिया की हिस्ट्री पर नजर डालोगे तो यहाँ टीनेजर्स ने बहुत सा काम किया है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। This is for the age group of 10 to 17 teenagers। इनके पास जो आइडियाज होते हैं उन आइडियाज को डेवलप करना होता है और दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आप अपना नाम कमाएंगे और अपना नाम चमकाएंगे और अपना नाम आने वाली हिस्ट्री में जिंदा रखेंगे। दैट इज नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। एक प्लेटफॉर्म आपको इसलिए दिया गया है। एक आइडिया लेना है, छोटा सा आइडिया। So when we talk about the NCSE, it provides you a platform to the children, to the students of the age group between 10 to 17 years of age. This NCSE program is not only for those students who are the part of the school system, but this NCSE is also important for those students, or we can say those children who are not the part of formal schooling. So if you are a part of formal schooling, you can participate in the program, and those students or those children even who are not a part of this school system, formal schooling system, so they can also participate in that. So I think this is the best opportunity for all the children, I think, between this age group. And the motto of this NCSE I would like to share, or the objective of this NCSE which I would like to share with you, it's about, children should exhibit their creativeness, or we can say children should exhibit their innovativeness, and they should be able to solve their local problems through their innovativeness, through their new innovations. And for that they need to highlight their local problems, and they need to solve them through the scientific methods. So that is the main crux of this NCSE. It provides opportunity to you. प्रोजेक्ट रिपोर्ट को A4 साइज़ पेपर यानी फोटो स्टेट का जो पेपर होता है उसी के आकार के पेपर पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। जूनियर वर्ग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 20 से 25 पेजेस की होनी चाहिए तथा सीनियर वर्ग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 से 30 पेज की होनी चाहिए। चार्ट्स की संख्या 4 होनी चाहिए। चार्ट्स पर सूचनाओं का क्रम ठीक होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या को प्रस्तावना में समस्या के बारे में लिखने से लेकर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या के समाधान प्रस्तुत होने तक सेम क्रम होना चाहिए। ओरल प्रेजेंटेशन में भी सूचनाओं का क्रम ठीक होना चाहिए, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसी क्रम में आपको दोनों चीज़ें प्रस्तुत करना है। अब जानते हैं कि इवैल्यूएशन के समय आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला पैरामीटर है कवर पेज फॉर्मेट, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इवैल्यूएशन हो रहा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज देखा जाता है, उसका प्रारूप सही है या नहीं। कवर पेज पर आपके इंट्रोडक्शन के अलावा 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। पहला फोकल थीम, दूसरा
सब थीम, तीसरा प्रोजेक्ट टाइटल। आपको इन तीनों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। इस वर्ष का फोकल थीम क्या है, आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, और वो प्रोजेक्ट टाइटल किस थीम के साथ, किस सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर है प्रोजेक्ट टाइटल रिलेटेड टू लोकल एरिया प्रॉब्लम, यानी परियोजना का शीर्षक या विषय स्थानीय समस्या को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। तीसरा पैरामीटर है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सब थीम, यानी बच्चों को जानकारी है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइटल जो है किस सब थीम के साथ आना चाहिए, इसके नंबर हैं। पैरामीटर है ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, यानी जो विचार, जो आइडियाज़, जो कॉन्सेप्ट जनरली यूज़ हो रहे हैं या पहले से लोग उन पर काम कर चुके हैं, या फिर हम लोग नेट से देख लेते हैं, उनसे नेट पे सर्च करते हैं, वो आइडियाज़ आपके ओरिजिनल आइडिया नहीं है। जो चीज़ पहले से अवेलेबल है उसे अलग ढंग से आपने अपनी परियोजना में, आपने अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट। इस पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर बच्चे यही एक सामान्य गलती कर रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करने लगते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, वो बातें करते हैं वर्ल्ड लेवल की, जबकि टोटल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो लोकल एरिया प्रॉब्लम पर आधारित है। यानी आपके गली की समस्या, आपके मोहल्ले की समस्या, आपके शहर की समस्या, इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख लें, चार्ट में देख लें, और ओरल प्रेजेंटेशन में जो आप बता रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें। सीमित शब्दों में बताएं और अपनी सिर्फ समस्या को बताएं जो आपने अपने क्षेत्र में चिन्हित की है। रीज़न ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या चुनने का कारण, क्यों चुना जिस पर आप काम करने जा रहे हैं, इसे सही से लिखिए। हाइपोथेसिस फ्रेम्ड प्रॉपरली, हाइपोथेसिस का मतलब है समस्या के जो भी संभावित कारण हैं, यानी कोई समस्या है, वो समस्या किसी कारण से है, हो सकती है, उस कारण का आप अंदाज़ा लगाते हैं। इसको आप पॉइंट वाइज लिखिए कि इस समस्या इस कारण से हो रही होगी या होती है, ऐसे लिखिए आप परिकल्पना में। 10th पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य फ्रेम करने। अब आप उद्देश्य में लिख रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, हम इस समस्या का समाधान लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स वो, यानी वो जो कारण आपने हाइपोथेसिस में अंदाज़ा लगाए हैं, उन कारणों को सिद्ध करने के लिए कि इस समस्या का यही कारण है, इसे प्रूफ करने के लिए जो आप डेटा इकट्ठा करेंगे, वो आपका उद्देश्य है। मेथोडोलॉजी एडेप्टेड, यानी मेथोडोलॉजी में आपको उस हर ऑब्जेक्टिव का प्रोसीजर लिखना है, हर एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखना है मेथोडोलॉजी में। ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि पर आधारित होना चाहिए एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे, क्योंकि साइंटिफिकली वैलिड होना इसका ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपने इसे खुद परफॉर्म किया, जाके परफॉर्म किया, कितना प्रयास किया। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये साइंटिफिकली वैलिड हो। तो आपको वही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने जो साइंटिफिकली वैलिड हों, इसकी जांच की जाती है। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट, सर्वे और ऑब्जर्वेशन किए हैं, ये पर्याप्त हैं या नहीं, या अभी और कुछ भी किया जाना चाहिए। एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिपिक्टेड बाय द एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी जो भी समस्या आपके क्षेत्र की थी उसका समाधान आंकड़ों के विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद निकल के आ रहा है या नहीं। रिजल्ट कंक्लूजन, यानी परिणाम व निष्कर्ष, आंकड़े एकत्र किए, उनका विश्लेषण किया और उनके आधार पर जो भी रिजल्ट मिला उसे पॉइंट वाइज लिखना है, और किस निष्कर्ष पर आप पहुँचे उसे भी पॉइंट वाइज लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपको समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। फिर इसके बाद रेफरेंसेस का मतलब होता है संदर्भ, यानी जो डेटा आपका है, यानी जो आपने परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, वो उससे जो डेटा मिला वो प्राइमरी डेटा है, वो आपका डेटा है। लेकिन कुछ ऐसा भी डेटा हो सकता है
जो हमने परफॉर्म नहीं किया लेकिन हमने उसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल किया है, वो किसी और का डेटा है, किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसके डेटा का इस्तेमाल किया, तो उनका संदर्भ, उनका रेफरेंस हमें पॉइंट वाइज लिखना है, वेबसाइट्स का एड्रेस लिखना है जहाँ से हमने सूचनाएं इकट्ठा की, किताबें बतानी है कि ये चीज़ वहाँ से हमने इकट्ठा की। इनक्लोजर्स को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं बेटा। आप लोग जो है इनक्लोजर्स के लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें फ़ोटोग्राफ्स आ सकते हैं, इसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स आ सकती हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी संख्या होनी चाहिए 2-4, जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये कार्य आपने समूह में किया है, इट्स अ टीम वर्क, और आपने ये काम क्षेत्र में जाकर खुद किया है। ओरल प्रेजेंटेशन यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का ढंग, आपका सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब ओरल प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। आप चार्ट्स का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं, ये आपके ओरल प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। ये इस पर भी आपका मूल्यांकन आपको किया जाएगा। चार्ट फॉर्मेट यानी 4 चार्ट्स बताए गए हैं, इन्हीं तथ्यों की जांच की जाती है। तो अगर आपके प्रेजेंटेशन में ये सारे पैरामीटर शामिल हैं तो आपसे उतने ही कम प्रश्न होंगे, और यदि ये पैरामीटर या तो नहीं हैं या गलत हैं तो फिर आपसे उन्हीं तथ्यों पर सवाल किए जाएंगे। क्वेश्चंस जो हैं इसी की बेसिस पर शुरू हो जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, मेथडोलॉजी क्या आपने अपनाई, या तो आप बता दें नहीं तो फिर आपसे पूछा जाएगा। तो ये ओरल प्रेजेंटेशन का सारा हिस्सा है। वेस्टेज वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, वो लैंडफिल्स में जा रहा है, और ये लैंडफिल जो है वो मोस्ट ऑफ दीज लैंडफिल्स आर सिचुएटेड नियर रिवर बैंक्स, और दिस जो ये वेस्ट डिस्पोज हो रहा है लैंडफिल्स में, ये लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस रिलीज करता है। जो ये मीथेन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा होता है, और ये जो इससे सॉइल डिग्रेड होती है, और एज दिस सिचुएटेड नियर द रिवर बैंक्स, इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। और जब वो ग्रो हो जाएंगे पूरे अच्छे से वो प्लांट, एक तो हमें अच्छा प्रोडक्शन भी देंगे, जैसे वेजिटेबल हो सकता है या कोई क्लाइंबर्स टाइप ट्री होता है, ये क्लाइंबर्स होते हैं, वो हमें फ्रूट्स दे सकते हैं, तो वैसे ही, और इसकी वजह से हमें प्योर ऑक्सीजन भी मिल सकता है। This waste would be sucked into the containers and later can be taken out from the oceans and can be used. Those things that are decomposable can be used to make scum and all, some natural fertilizers, and plastic can be recycled and used later in other objects, and metals that are in good condition can also be used in a scarcity of water. So what we want to do is there's a technology that is in that's in development right now. So harvested into water using solar panels. So the solar panel could gather energy and that could power a machine that could turn that moisture into drinkable water, and it could produce like many liters per day if it is very efficient. So that would be a game changer for so many people, as you know, so many people do not have access to water. Yes. वेरी गुड। एज यूजुअल एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, या पर्टिकुलर बेसिस पे सर्कमस्टेंसेस पे हम क्या कर रहे हैं, पेपर को यूज कर रहे हैं, एंड फॉर दैट अदर एस्पेक्ट को देखें तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, क्योंकि पेपर जो है बेसिक अभी हमारा यूटिलिटी के लिए ये बेसिक बन चुका है हमारे लिए। एक्चुअली जो डाई है वो आज बहुत ही महंगी हो रही है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था जिसकी वजह से मैंने एक डाई निकाली थी वीड से, और वो डाई इतनी सस्ती है और मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है, उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो इट गिव अस आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनवांटेड वीड्स को भी उग जाते हैं, ग्रास उग जाते हैं, तो सर ये जो हमारे क्रॉप्स में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन देते हैं, तो सर उनकी भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है, और धीरे धीरे ये जो वीड है कैविटी होती है कि जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो सर मैंने और सर इससे होता है कि जो बाकी के एनिमल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे एसेंशियल क्रॉप्स की तरफ, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड अदर रिसोर्सेज। From dengue, we have been using insecticides. But why use insecticides though? Because dengue is caused by a mosquito, and Aedes mosquito to be specific. And insecticides are good at eradicating these mosquitoes. But insecticides are not so good for our ecosystem or for our health. They are harmful and poisonous. They contaminate the soil, pollute the air, kill birds, plants, animals and harmless insects, and are the major cause of decline in the population of birds like
eagle, hawk and falcon. They are also not good for our health as they have side effects like skin irritation, skin rashes, swelling, eye irritation, nausea and in some severe cases diarrhea too. So we should use an alternative method which is both good for our ecosystem and also for our health. In my case study area Thakurpur, which is near our school JNV Paragal, use insecticides, and I wanted to raise awareness about the harmful impacts of insecticides and also suggest an alternative method which is good for our health and for our ecosystem. How so? Unlike their female counterparts, male mosquitoes do not have that body organ that requires them to suck blood of human beings. So they totally depend on flower nectar for their energy. Just like bees and butterflies, mosquitoes take the flower nectar, carry the pollen grains from flower to flower and help the plants reproduce, which is why they are the main pollinators. And unlike bees, they can also help the plants in wetland environment areas reproduce, which bees cannot do. Lavender, minimal calories and fat, vitamin A for eye health, calcium for strong bones, iron for healthy blood, protective and calming effect. It keeps bugs away. Lavender oil, which is why they can also be used as plant-based repellents. Catnip, used for stress, relief and anxiety, cough, cold and fever remedy, calming indigestion and cramps, anti-inflammatory, aids skin irritation and can also be used as a mosquito. We also made our own plant-based repellents to check its effectiveness against mosquitoes. This is a plant-based repellent which people can use, people who are above 5 years. It is made from peppermint oil, neem oil and water. 200 ml water, 3 ml neem oil and 3 ml peppermint oil. Instead of neem oil, we can also use neem water which we can obtain from squeezing the neem leaves, a ball of neem leaves. This is for kids below the age of 5 years. It is also made from the same materials, but it has 200 ml water, 1.5 ml peppermint oil and 3 ml neem water or neem oil. And we also distributed its sample in the neighboring village Thakurpur, which is our case study area. Solutions to the problems. After showing them the effectiveness of plant-based repellents by making our own plant-based repellent, we can just spray it on ourselves and it works up to 4 to 6 hours. So at last, I just want to conclude that we should try alternative methods which are good for our ecosystem, good for our health and also have nutritional benefits, like plant-based repellents, from which plant-based repellents are made can also be used as food, which we can eat raw and also have nutritional benefits. So we can stay safe and also not harm our ecosystem. Mosquitoes, as we all know, are harmful for our health by causing diseases like dengue, malaria and Zika virus. But still, they are good for our ecosystem as all the components of our ecosystem play a major role. And they also are important for our food chain as they become food to birds, bats and spiders. Many may not know this, that's why we also spread awareness about the pros and cons of mosquitoes and also spread awareness about the harmful impacts of insecticides which people use in our case study area Thakurpur.